नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी छुटकारा। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। अम्मा जी, एक घर का बायना कम है। आंगन में बैठी अम्मा ने रंगीन कागज़ बिछी डलिया पर नज़र डाली, फिर से गिनती की। 34 कचौड़ियाँ, 34 लड्डू पूरे हैं। अम्मा ने लकीरों भरे चेहरे को ऊपर उठाकर बायना बांटने वाली जवान लड़की सिम्मी से कहा, जो अपने दुपट्टे को करीने से ओढ़ने में मशगूल थी। कैसे पूरे हैं? 17 घरों का बायना बैठता है, एक घर कौन सा छोड़ दूँ? लड़की जिरह पर उतर आई। 17 ही तो घर हैं। अब भी तू 18 गिन रही है क्या? छन्नों का घर छोड़ना है, कितनी बार बताऊं? अम्मा के ढीले होंठ इतना सब कहने के बाद भी कुछ बड़बड़ाते रहे। उसके घर नहीं दूं? लड़की ने अम्मा को फिर खींचा। नहीं, उससे मोहल्लेदारी नहीं निभानी। तेरी समझ में भूसा भरा है। कहते हुए अम्मा की आंखें निकल आईं और दुर्बल काया कांपने सी लगी। लड़की ने डलिया उठाई, सिर पर रखी, बाहर निकल गई। उमेश की बहू सुरेखा दिख रही थी। समझ गई कि एक घर का बहिष्कार हो गया छन्नों के कारण। उसने सास को छेड़ना नहीं चाहा, नहीं तो मन में आया कि पूछे छन्नों को बायन दिया ही नहीं जाएगा, कि छन्नों को बायन दिया ही नहीं जाएगा। अम्मा जी जो अस्पष्ट सा बर्रा रही थी, अब साफ तौर पर कहने लगी, बायने जाते हैं मेहतरानियों के घर, बायने जाते हैं मेहतरानियों के घर। मैं खुद देरी पर आकर ले जाएंगी, आंचर में डाल देंगी। त्योहारी पावन देने का अपना ढंग होता है। सुरेखा को बिना पूछे ही जवाब मिल गया। अम्मा जी की बात पर बरबस ही उन्हें अपनी शादी का किस्सा याद आ गया। उसके मायके में सास, नंद, देवरानी, जेठानियों के नाम पर 5 कीमती साड़ियाँ आई थीं। उमेश अम्मा के कान में कुछ कहकर उन साड़ियों को आंगन में ले गए थे। पौरी में खड़ी छन्नों से पूछ रहे थे, बता तुझे कौन सा रंग पसंद है? इतना मान। सुरेखा ने घूंघट में से आंखें तरेर कर देखा था। झीने घूंघट में से उसकी नज़र झन्नों ने भांप ली। मैं मझोले कद की हष्ट पुष्ट स्त्री पान चबाती हुई उमेश की ओर मुस्कराई थी। अपनी छींटदार उजली सी धोती के आंचल को होठों पर ढकती हुई बोली, भैया बहू जी। छन्नों उन साड़ियों में से एक साड़ी ले गई। नहीं, उमेश ने ज़बरदस्ती दी। सुरेखा का मन बुझ गया, ठेस लगी। नहीं पसंद थी तो बता देते, साड़ियाँ बदल जाती। मेहतरानी को देखकर अपमान क्यों किया? बायना बांटकर सिम्मी लौट आई। अम्मा जी आंगन में कुर्सी पर बैठी थी। लड़की ने अनाज और चवन्नियाँ पड़ी डलिया उनके सामने रख दी। उठा ले अपनी बख्शीश। लड़की ने अनाज एक छोटे से थैले में भर लिया, चवन्नियाँ रूमाल में बांध ली। छन्नों मिली थी? हाँ, दरवाजे पे खड़ी थी। पूछने लगी, किसका बायना बांट रही है? कहा नहीं कि घर आकर अपना हिस्सा ले जाए। आपने कब कहा था मुझसे? अब कह रही हूँ, बोलती जाना कि वह साथ में बर्तन भी ले आए। रात के साग पूरी बचे हैं। तेरे संग गुड्डू तो नहीं गया था? उसकी माँ ढूंढ रही है, दूध नहीं पिया। गया था अम्मा जी, छन्नों के घर घुस गया। कहता था रज्जो कंचे देगी। ला पकड़ कर नास पीटे को, जब देखो वहीं मंडराता रहता है। इतने में गुड्डू आ गया। 6 साल के बच्चे के हाथ में कंचे नहीं, छोटी सी गेंद थी। यहाँ आ, पहले आ, यहाँ आ तू। अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए पुकारा। बच्चा पास आया तो एक चनकटा दिया गाल पर। अब जाएगा? कितनी बार कहा है कि उनके घर में नहीं घुसते, अब तू याद रखेगा? सुरेखा अम्मा जी के व्यवहार से तमतमा गई और बोली, बच्चा क्या जाने। हाँ हाँ, तुम भी कहाँ जाने हो। ऐसा ही बहू में मोहल्ले की हवा नहीं देख रहा, अपने हाकिम का भजन करता है। कितनी बार समझाया है, तुम्हारे दफ्तर अफ्तर की बात अलग है, घर परिवारों का माहौल अलग, दोनों को गड़बड़ मत करो। तू भी सुरेखा उसके भरमाए भरम रही है। सुरेखा कुछ नहीं बोली। गुड्डू की वहाँ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। अरे इसे नहला दे, अम्मा जी की आवाज़ आई। सुरेखा के सामने छन्नों का सारा इतिहास खुला पड़ा है। उमेश बताते हैं कि विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद 2 बरस कठिन गुजरे।
जिस दिन उनका भाग्य खुला, उस दिन सवेरे सवेरे छन्नो अपनी डलिया झाड़ू के साथ सामने पड़ खड़ी थी। हमारी गली के पंडित डंबर प्रसाद कहा करते हैं कि यह बात सत्य है कि मेहत रानी के प्रातः दर्शन शुभ होते हैं। सच में ही उमेश को उस दिन सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी। उमेश उत्साह में आकर कहते हैं, मैंने अपने आत्मीयों देवताओं के साथ छन्नो का नाम भी शामिल कर लिया, जिनके आशीर्वाद, कृपा और दर्शन में चमत्कार है। अम्मा जी बताया करती हैं कि छन्नो का इस गली में आना जाना आज से नहीं, वह तब से संडास कमा रही है जब वह महज 14 साल की थी। छन्नो की सास जब गुजरी तो बेटा मिस्सी 18 का था। ब्याह हुआ ना था सो अकेला था। पेट के लिए 4 रोटी चूल्हे पर सेकना उसके लिए कोई मुश्किल बात न थी। पर सीता गली के घर मेहतर बस्ती की औरतों ने लड़के को समझाया कि वह ये धंधा नहीं कर पाएगा। संडास कमाने में जनानियां माहिर होती हैं। मिस्सी ने सबकी बात सुनी पर की अपने मन की। माँ की सीता गली भला भाई इन औरतों के हाथ बेच दे। नहीं, उसने अपना ब्याह करने की ठानी और 1 महीने के भीतर अपने मामा की मदद से छन्नो को ब्याह लाया। यही अम्मा जी सुनाया करती थी। 14 साल की दुल्हन रेशमी घाघरा पोलका पहने पीली ओढ़नी में लिपटी हुई जब गली में घुसी तो कंचा गोली खेलते बच्चे खेल बंद करके अपने घरों में भागे। खबर ऐसी दी कि गली जाग उठी। सच में पान से पतली, फूल से हल्की गुड़िया सी लड़की, हाथों में चांदी के दस्तबंद, बाहों में बाजूबंद, गले में गुल्लूबंद से सजी परी सी लग रही थी। अपने मेहतर की बहू घर की मालकिनें धान, फूल, गुड़, बतासे थाली में सजाने लगी। छन्नो जिसकी चौखट पर शीश टेकने जाती वही उसका आंचल भर देती। सामान इतना हो गया कि छन्नो के आंचल में समाये नहीं। मिस्सी ने गली में चादर बिछा दी। फिर क्या था, मानो गेहूँ, पसेरियों, गुड़, सेरों, बतासे जमा हो गए। चूड़ी, बिंदी, बिछिया, चुटीला से लेकर चांदी की तोड़ियाँ तक। ओढ़नी के भीतर खन्नो की आंखें झुकी थीं। वह बार बार चौखटों पर सिर टेकती। बड़ी बूढ़ियों ने ऊंची आवाज़ में रोका, बेटी बस कर, कमर रह जाएगी। डंबर प्रसाद ने पूजा के जल में भीगे दूध चावल छिड़के। हल्दी के छींटे देखकर कोई मंत्र पड़ा। छन्नो गली में दंडवत लेट गई। वह दिन और आज का दिन छन्नो ने सीता गली को अपनी ओढ़नी की तरह उजला रखा है। ईंटों के खरंजों वाली ये गली जब लाल रंगत में दमकती है तो यहाँ से गुजरने वाले डाह से देखते हैं। रामघाट रोड से शुरू होने वाली गली विष्णुपुर बजरिया में जा खुलती है। 1 और 2 मंजिलें वाले कच्चे पक्के घर इस 8 फीट चौड़ी गली के आजू बाजू ऐसे खड़े हैं जैसे गले मिलाना चाहते हों। सीवर लाइन की व्यवस्था न होने के कारण फ्लश सिस्टम नहीं है। इतनी सकरी गली में सेप्टिक टैंक बनना भी मुमकिन नहीं। कारीगरों की राय है कि गली में फिर बदबू के कारण रुका नहीं जाएगा। अतः देसी संडासों की संपदा बहाल है, जो छन्नो की अपनी संपत्ति है। डलिया, खपरा, झाड़ू के जरिए वह हर ओर से उन्हें निखार पखार रखती है। नई मेतरानी लड़की जब संडास कमाने का काम शुरू करती है तो छन्नो के पास पूर्व प्रशिक्षण को जरूर आती है। खपरा और झाड़ू के मेल से संडास के भीतर से इस तरह से मैला खींचना है कि कहीं एक रेसा न चिपका रह जाए। और फिर राख बिछी डलिया पर किस कौशल से छन्नो रखती है कि एक बूंद भी टपके नहीं। मेतरानियाँ देखती रह जाती। छन्नो की बाहों की ताकत, की पुख्ता कमर का जोर सारी गंदगी झाड़ू के सहारे नालियों में खींचती हुई बाड़ी नाली तक ऐसे पहुंचा देती जैसे नाली के बीच में कहीं संकिंग पंप लगा हो। सवेरे से मुंह नाक पर बंधा आंचल दोपहर तक खुल पाता है। वह एक नज़र मुक्त देखती है। गली चमाचम है, कोई देख ले तो पहले सकुचा जाएगी, फिर पान रचे ओठों से हंसेगी और नखरे के साथ कहेगी, ऐसे ही नहीं रहती सीता गली बनी समरी। हर महीने झाड़ू, खपरा और डलिया बदलती हूँ, मैल से मैल कटता है कहीं। अम्मा जी कहती थी, सीता गली के माथे छन्नो मड़ गई कि छन्नो के गले सीता गली पड़ गई।
छुट्टी नागा का नाम भी तो नहीं लेती। हमें याद नहीं कि छन्नू ने गली को कभी गंदा मैला छोड़कर एक दिन अपने घर बिताया हो। हारी बीमारी रोग क्लेश या उसके जीवन में आए नहीं या उसने बताए नहीं। बस एक बार 15 दिन के लिए दूसरी मेतरानी काम करने आने लगी। घरों के मर्दों ने पूछा छन्नो कहाँ है। बताया कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, बच्ची का जन्म हुआ। घर घर कुर्ता टोपी सिले जाने लगे, झुंझुने चांदी के ताबीज आए, काले धागों से कौंधनी बटी गई, स्वेटर मोजे जमा हुए। अम्मा ने जिद करके निवाड़ का पालना मंगवाया। वे गली की औरतों के मुकाबले कुछ विशेष देना चाहती थी। पंडित जी के घर से लड्डू आए, मुंशी जी ने फल दिए, पेशकारनी ने थोड़ी सी मेवा बांध दी, राजपाल सिंह के घर से आधा किलो घी आया। ऐसा ही तमाम सामान 2 स्कूटरों पर लादा गया। उमेश और राजपाल सिंह स्कूटरों पर मेहतर बस्ती गए थे। चलते समय अम्मा ने कहा था, छन्नो बहू बनकर आई थी गली में, आज तुम बहन मानकर छोछक लिए जा रहे हो। सामान से लदे बदे बस्ती में पहुँचे तो वहाँ के लोग चकाचौंध हो गए। झटपट 2 खाटें बिछा दी गईं। खाटों पर बैठने की फुर्सत किसे थी। सारा सामान छन्नों के बसेरे में रखवा दिया। उनकी बस्ती में लोग आए और बहन न मिले। छन्नो अपनी नवजात बेटी को लेकर चली आई। रंगत एकदम सफ़ेद हो गई थी, बदन भी कमज़ोर, शर्मा रही थी कि बोल नहीं पा रही, बस बाहों संधी बेटी को आगे कर दिया। बुलबुलाता हुआ गुलाबी सा फूल। उमेश राजपाल सिंह की आंखें चमक उठी। तभी पंडित डंबर प्रसाद का संदेशा भी दे डाला। छन्नो, पंडित जी ने पत्रा में इस बेटी का नाम सोधा है राज रानी। छन्नो ने राज रानी को रज्जो कहकर पुकारा। उसकी अपनी ज़िंदगी में अपना ब्याह और बेटी का जन्म दोनों मुबारक मौके थे। एक बार वह गम के भीषण दरिया से भी गुजरी थी। मिस्सी पलटन में सफाई कर्मचारी था। घुसपैठ क्षेत्र में ड्यूटी लग गई। एक दिन उसके गायब होने की खबर मिली तो छन्नो का दुख गली भर में फैल गया। जब उसकी मौत की शिनाख्त हुई तो सीता गली शोक में डूब गई। हर घर से एक एक सदस्य छन्नो के पास पहुंचा। औरतें तो पास खड़ी होकर बाकायदा रोईं। साथ ही कुछ रुपए, कुछ अनाज, कुछ कपड़े सांत्वना रूप में उसे दिए। आगे के लिए हौसला बंधाया। कामगर स्त्री मेहनत मशक्क़त के चलते शोक से जल्दी उबर गई। आंसुओं की जगह पसीने ने ले ली। सीता गली में घुसते ही दाईं ओर का पहला मकान मिर्जा रामनाथ का है। उनकी बैठक बड़ी है, 2 पंखे लगे हैं, पानी का घड़ा रखा रहता। गली की कोई समस्या हो उस पर यहीं विचार किया जाता। आज ऐसी ही एक मीटिंग थी। यह मीटिंग 2 दिन पहले ही हो जाती, लेकिन गली के कुछ लोग शहर से बाहर थे। आज सबको इत्तला दी गई, सबको रोका गया। मामला छन्नो का था। गजब नहीं, गली के साथ विश्वासघात। हाथ में 4 पैसे आ गए तो हमारे सिर पर नाचेगी। अजी किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। क्या हुआ? तुम्हारा सिर? कहाँ रहते हो? इतना भी नहीं मालूम कि कुसुम की अम्मा का घर छन्नो ने खरीद लिया। छन्नो ने? गली के बीच बीच आगे समझ लो। पंडित डंबर प्रसाद ही समझेंगे। इनका घर उसके ठीक सामने खुलता है। पंडिताई गई अब ऐसी तैसी में। सभा में ये संवाद भौरों की तरह भिनभिना रहे थे। रामनाथ मिर्जा ने अपना बूढ़ा मगर कड़ियल हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। एक पल के लिए अपनी मेहंदी लगी नारंगी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर ताज़ा आग वाली चिलम का कस खींचा। सामने के एक दांत की खो से हवा निकालते हुए बोले, होने को तो छन्नो भी इंसान की मूरत है, भगवान की बनाई हुई औरत, पर ये मेतरानी यहाँ बस जाती है मानो, और इसके नाते रिश्तेदार यहाँ आते जाते हैं मानो, तो गली के लौंडों का क्या होगा। मेतरानियों की नस्ल बड़ी शैतान होती है क्योंकि मिली जुली होती है। बला का हुस्न क्या ऐसे ही उतरता है? ऊपर से बेशर्म निगाहें। छन्नो की लौंडिया ही कल से इश्क की कबड्डी खेलेगी। मोहब्बत के खेल में हुस्न के किस्से बराबरी वालों में फबते हैं। गैर बराबरी का इश्क तो दीन इलाही अकबर भी नहीं झेल पाया था। सच में ही लोगों को मिर्जा जी से यही आशा थी कि वे एक बात में ही छन्नो का घर घूरा कर देंगे। शेर गज़ल कहने वाले मिर्जा जी पेंशन याफ्ता पटवारी हैं। पतली पतली कमर वाले 3-4 लोगों को शेरो शायरी की दीक्षा देते हैं। दोपहर भर बैठक में किवाड़ बंद रखते हैं। मिर्जा जी की पीठ के ठीक पीछे बैठे बालू साहिब वार्ष्णेय ने जोर से बोला, मुकर्रर।
अब ये दीगर बात है कि मिर्ज़ा जी बालूशाही वासने की जानलेवा अदावत चल रही है, क्योंकि बालूशाही का परिवार 3 पुश्तों से मिर्ज़ा के घर की ऊपरी मंजिल में किराएदार होकर भी बेकिराए काबिज है। परंतु ये बात निपटेगी कचहरी में। आज तो सीता गली के निवासियों के संगठन की बात है। सो बालूशाही ने आगे जोड़ा, लड़के तो लड़के, ये सर्कसों की खाला बूढ़ों तक का ईमान डिगा दें और इनके मर्द इसी बात पर ऊंची जात की टांग खींचे। बड़ा संगीन मामला है साहब। सॉरी। कुसमी की अम्मा के ठीक बराबर वाले मकान में रहने वाले पेशकार साहब अपनी काली घनी करीने से कटी मूछों पर ताव देकर हाथ उठाकर कहने लगे, बड़ी साफ बात है जी, इस गली में अब मेहतरानियाँ रहेंगी तो अपना गुजारा यहाँ नहीं, भले मकान बेचना पड़े। मुरब्बत की भी एक हद होती है। लोगों के बीच से पहलवान राजपाल सिंह बोले, वाह जी वाह, तुम क्यों मकान बेचोगे? आने दो, साली को मज़ा चखा देंगे। अपनी औकात भूल गई। पंडित डंबर प्रसाद आंखें बंद किए धीरे धीरे सिर हिला रहे थे। उसी समय पेशकार ने कहा, झाड़ू खपरा डलिया तो पंडित जी की नाक के आगे ही गंधाएंगे, गू मूतों से भरे टोकरे भिनकेंगे, कितनी बार टोकेगा कोई? उसकी तो अब मर्जी होगी तब फेंकने जाएगी। उसकी तो जब मर्जी होगी तब फेंकने जाएगी। मुंशी जी का सामला अधेड़ चेहरा बिना कुछ कहे ही तमतमा कर ताविया पड़ गया। नाक के पास छोटी सी फड़कन उठती, ओंठ बुरी तरह काँप जाते। एक हम उम्र का लड़का पीछे से हंस पड़ा। बोले, मुंशी जी से कहो छन्नों को नौकरी दे दें, ये तो बेरोजगार विभाग में है, वह संडास कमाना छोड़ देगी। मुंशी जी किचकिचा पड़े, संडास क्या तेरी माँ साफ करेगी? बोल तैयार है? लड़का सिरपिटा गया। किसी लड़के का हाथ दबाते हुए कहा, चुप रहा करो, छोटे मुंह बड़ी बात। ऐसा ही होता तो मुंशी जी अपने कबूतरबाज लड़के को नौकरी न दिला देते। दुखती रंग मत छेड़ो। राजपाल सिंह के दिमाग में एक बात और आई। उन्होंने सभा के सदस्यों से पूछा, इतने रुपए उनके पास आए कहाँ से? माना कि घर कच्चा पक्का और अत्यंत छोटा है, पर 25-30 हज़ार से कम तो क्या होगा? किस यार से ले आई रकम? पंडित डंबर प्रसाद झुंझला गए। अरे यार, लाई होगी कहीं से। अब तो ये समस्या है कि उसे यहाँ आने से रोका कैसे जाए। इसमें तो पुलिस भी मदद नहीं देगी। मिर्ज़ा ने सुझाव दिया, ऐसा करो, उस घर को चंदा करके खरीद लो। उसने 30 में लिया, हम 35 दें, आगे की बात भी समझो। गली के विरोध के बाद ये परकाला न मालूम किस भड़ुए को बेच जाए। याद करो कुसमी की माँ क्या कहती थी। खसम की ढोलक ने पूरी गली को सुनाकर कहा था, इस घर में भंगिन बसाकर जाऊंगी कि गली के लोगों की मूछों पर झाड़ू फेरती रहे, मेरी आत्मा सताने वाले नरक में डूबेंगे। पंडित डंबर प्रसाद ने झटके से 2-3 बार अपना सिर हिलाया, मानो वह दीवार से टकरा कर अपनी खोपड़ी फोड़ लेना चाहते हों। फिर कड़वा मुंह बनाकर बोले, मेहतर बस्ती चलना होगा। नहीं नहीं पंडित जी, आप समझदार होकर ऐसी बातें। पेशकार चिल्ला पड़े। सारी बातें छन्नों के खिलाफ थीं। गली में जहरीली हवा के थपेड़े आ रहे थे। उमेश का मन आहत सा हो उठा। क्या हो गया अगर घर खरीद लिया तो? आजकल इतना भेदभाव कहाँ चलता है? उनके अपने दफ्तर का माहौल कैसा है साहब? वाल्मीकि हैं, फिर भी सब झुककर सलाम करते हैं, उसके जूठे गिलास उठाते हैं। पहले थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अब ये माना कि वह दफ्तर है और ये गली। छन्नों के ऊपर भी आश्चर्य होता है। ब्राह्मण बनियों और कायस्थ ठाकुरों की इस गली में आने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ बसने की इजाज़त उसे कौन देगा। हद है हिम्मत की। उमेश को इतना तो पता था कि 25,000 उसे पति के फंड के मिले हैं। अब इतने दिनों बाद कागजात वह उमेश को ही दिखाया करती थी। ये बात वे सभा में कह सकते थे, मगर कही नहीं। ये भी नहीं बोल पाए कि अब उस पैसे को वह ऐसी चीज़ में खर्च करना चाहती थी जो उसकी बेटी की शिक्षा और सुरक्षा का साधन बने। कैसे कहते? उस बैठक में तो लोगों के तेवर इतने बढ़ गए थे, इतने चढ़े हुए थे कि कोई बात पर गौर न करता भी तो उमेश को छन्नों का हिमायती बताया जाता, और करता भी तो उमेश को छन्नों का हिमायती बताकर मीटिंग से उठा देता। आगे होने वाली बातों से वे अनभिज्ञ रह जाते। सभा समाप्त हुई तो ये बात पक्के तौर पर समझ आ गई कि अब लोग छन्नों की ज़िंदगी के बारे में नहीं, तबाही पर विमर्श करना चाहते हैं। आगे क्या अनहोनी हो,
सारी बातें उमेश ने सुरेखा को बताई। कुछ सोचने समझने के बाद कहने लगे, मैं मेहतर बस्ती जाता हूँ। छन्नों को समझाऊंगा कि फ़िलहाल इस गली में रहने का ख्वाब छोड़ दे। लोगों की मनसाएं बड़ी भयानक हैं। जवान बेटी को लेकर यहाँ आना। रात हो गई थी, गली में अंधेरा था। उमेश जूते कसने के बाद टॉर्च मांगने लगे। बोले, गली के लट्ठों के बल्ब टूट गए हैं। रोशनी थोड़ी ही सही, टॉर्च से रास्ता तो सूझेगा। कुसुमी की अम्मा वाले घर के आगे बल्ब जल रहा था। उमेश ने हाथ की टॉर्च ऑफ कर दी। सामने देखा, 2 रिक्शे चले आ रहे हैं। अच्छी तरह पहचान लिया। अगले रिक्शे पर लदे सामान के साथ छन्नो बैठी है और पिछले में कंधे पर बैग सा लटकाए थोड़ा सा सामान लिए छन्नो की 16 वर्षीय बेटी रज्जो चली आ रही है। पिछला रिक्शा आगे वाले को जल्दी चलने के लिए घंटी दे रहा है। उल्टे लौट लिए उमेश। अब आगे जाकर उसे रोकने का कोई मतलब नहीं था। गली तक आकर वह लौटेगी इस बात पर भरोसा न था। लौटते समय लगा कि उमेश के भीतर पंडित डंबर प्रसाद, रामनाथ मिर्जा, मुंशी जी, राजपाल सिंह और पेशकार की आवाज़ें उठ रही हैं। उन आवाज़ों को दबाते हुए वे घर की ओर चले जा रहे हैं। तो वे लोग लताड़ने पर उतर आए, साले तुम तो आजकल उस भंगी की माधती में भंगी हुए जा रहे हो जो तुम्हारी नौकरी का ताल्लुकेदार है। तरक्की प्रमोशन के लालची मुँह सिल कर गली को गलीच कराने पर तुल गए। कर रहे हो समाज का कल्याण, सब ढोंग स्वार्थ। उमेश ने कस में रात काटी। सोचा सवेरे छन्नों से मिलेंगे, समझा देंगे कि उसका हित यहाँ रहने में नहीं। उसको सताया गया तो उन्हें बुरा लगेगा। छन्नू सवेरे जब डलिया खपरा झाड़ू संभाले काम के लिए निकली तब उमेश 20 मिनट पहले से गली में खड़े थे। उन्होंने इशारे से उसे बुलाया, गली के मुहाने के बाहर ले गए। दूसरी गली के आगे मकान की ओट देकर बातचीत का सिलसिला बनाना उचित समझा। मैं तुम्हें रोकने आ रहा था छन्नू। काम से? उसने मुस्कुरा कर पूछा, लेकिन आंखों में आशंका तैर गई। काम से नहीं, यहाँ आकर रहने से। गली के लोग कुछ जैसे वह भी आगत को जानती हो। उमेश ने कुछ वाक्यों के जरिए मुख्य लोगों की राय बता दी, उनके दृढ़ संकल्प उजागर कर दिए, आगे आने वाले खतरों से होशियार किया। छन्नो पान रचे ओंठों को बंद की उमेश को घूरने लगी, बीच में गहरी सांसें लेती। तुमने भी गुपचुप मकान खरीद लिया, किसी से पूछा तो होता। उसकी आंखों में लपक सी पड़ी, ओंठ हरकत में आ गए। मुझे कुछ चिंता लग रही है तुम्हारी। जिस गली में उमेश और छन्नो खड़े थे वहाँ बहुत आवाजाही न थी, फिर भी उमेश चौकन्ने थे। छन्नो के चेहरे पर तैस था। उमेश बोले, जो कहना हो धीरे कहना कि हम लोगों पर किसी का ध्यान न जाए। गली का माहौल भड़का हुआ है। उसने कहा, उमेश भैया, हमारी भी लालसा थी कि हम मैली उजड़ी बस्ती से हटकर आप लोगों के संग रहें। रज्जो यहीं सिलाई करेगी, उसे खूब काम मिलेगा। मेहतरों की बस्ती में नए कपड़े कौन सिलवाता है। रज्जो को सिलाई सिखाने से पहले हमने ये सोचा नहीं। पास ही सिलाई का स्कूल खुला था, लड़की वहाँ आने जाने लगी। पर इतना भी सुन लो, खाली उसी लालसा की खातिर ये घर नहीं लिया। सफाई के लिए एक दिन आऊँ तो कैसा नरक बच जाता है। डंबर प्रसाद, पंडित जी के यहाँ कथा हुई थी, तुम क्या नहीं थे? पूरे दिन हमें रहना पड़ा, रात के 11 बजे घर पहुँचे। अब सयानी लड़की को इतना अकेला तो नहीं छोड़ सकते। मेहतर बस्तियों में आए दिन हमले हो रहे हैं। गधा से पेश नहीं गई, गधैया के कान उखाड़े। भड़ुआ हमें दबोच लेते हैं बस, और भला देखो कि छिपने डुगने की जगह नहीं। न्याय की कहना भैया, लड़की की परवाह छोड़कर हम तुम्हारे टट्टी पेशाबों के रेल समेटते रहते हैं, बजबजाती नालियाँ धोते दिन कटता है। पर इस बस्ती का आदमी यह नहीं कहता कि छन्नो अपनी लौंडिया को लेकर यहीं किसी कोठरी में रह लें। मिर्जा जी आज हमारी हरमजदगी उखाड़ रहे हैं। भूल रहे हैं कि 4-5 महीने पहले बीमार हुए थे, अकेले घर में हगासे मुतासे पड़े रहते थे। जब कोई ना आया तो खाट के ढिंग ढिंग गू के छत्ते जमा कर लिए। उस दिन ऐसा मन अकुलाया कि भगवान से अर्ज करी,
कि तू हमारे पाँव में पहिए लगा देता तो ये बूढ़ा मेले में तो ना गिजता रहता। फिर 2 दिन हम अपनी बस्ती नहीं गए। मिर्जा जी हगें और हम उठावें। घर में बदबू की रमक जो छोड़ी हो। ऐसी ही मुंशी जी की मातारी मरी थी तब हुआ। 15 दिन पहले नींद चैन गंवा चुके थे। परमात्मा डुकरिया सही संजाई चल दी तो मुंशियाइन पर बुरी बीतेगी। वह बेचारी रोएगी कि सास के लत्ते कपड़े उठाएगी। रोना छोड़ काम करती डोले तो गली के लोग ही थूकेंगे। आदमियों ने सारी थुक्का फजीयत जनानियों के सिर छोड़ रखी है। अब झूठा ही सही बूढ़ी के लिए रोया राट तो करना ही पड़ेगा। हमारी रज्जो हमें रोकती रह गई, पर हम तो जैसे जमराज के पीछे ही हो लिए। कांटी बंधने से पहले ही गली में आ पहुँचे। मुंशियाइन ठाठ से रोईं। हमने उन्हें तिनका तक न उठाने दिया। डुकरिया के ओढ़ैया बिछैया से लेकर फूल वाँस तक सगुना दिए। लज्जो नादान आते आते याद लगवाती रही, अम्मा मरी डुकरिया के लत्ता मत लाना, हमें डर लगता है। मैंने कहा, लड़की तू मालिकों के बालकों की तरह डरने की बात करेगी तो गली के घर कैसे कमाएगी। मैं बोली, नहीं कमाने हमें तेरे गली के घर। गू मूतों में सनी लिसड़ी तू ही रहे। हमें तो डलिया छूते बास आती है। स्कूल में सब हंसी उड़ाते हैं। हाय बेहा, खाएगी क्या? सिलाई कढ़ाई हमारा किसब नहीं। कोई काम दे कि न दे, नौकरी करूँगी। सिलाई सीखी होगी तो कोई काम भी मिलेगा। उमेश भैया ऐसे ही इसका बाप नादान था। कचरे का काम छोड़कर पलटन में भाग गया। मुझसे भी बोला, गली छोड़ दे, तुझे बहा करके आया। तब मुझे अकल नहीं थी। पूछो अब मूर्ख से कि गली छोड़ देती तो क्या करती। अरे ये कौन कह रहा है कि मुर्दों के ऊपर से उतरे कपड़े पहनो ओढ़ो, कौन देखता है। पर रिवाज तोड़ना सब देखते हैं। लड़की को कैसे समझाऊं कि हम रिवाज तोड़ते हैं तो मालिकों के दिल टूटते हैं। दिल टूटना, छन्नो इस मामले में बड़ी कमज़ोर निकली। दिल नहीं तोड़ पाती। पेशकार का दिल, पेशकारनी का दिल। गली में जोरों की चर्चा फैली थी कि पेशकार के बेटे के कंछेदन में छन्नो पेशकारनी ने नाचने गाने बुलाई थी। बड़ी बूढ़ियों का मानना है कि जड़ा मेतरानी कुम्हार नाइयों की असीसें बच्चे को बुरी नज़र से बचाती हैं। उस दिन मेतरानियों की जमात सीता गली में आ जोड़ी थी। गली घेर ली, आवाजाही बंद हो गई। ऐसा नाच हुआ कि झनकार आसमान तक गई। ढोलक की थाप हवा में गूंजने लगी। छन्नो चुनरी छाप लाल साड़ी पहनकर बाहें लहराती हुई नाच रही थी। जुलम करी डालो देख काली टोपी, सितम करी डाला देख काली टोपी। जुलम करी डाला, सितम करी डाला, गजब करी डाला देख काली टोपी। सर्दी का मौसम, जाड़े भरे दिन। पेशकार साहब का जवान जिस्म, शेरवानी में जुल्फोंदार सिर, काली टोपी में नाच देखकर मुग्ध हो गए। छन्नो उन्हीं की सर्कस जवानी की दाद दे रही, टोपी में छिपी जुल्फों से घायल है। शाम से रात तक गीत की कड़ी उनके होठों पर थिरकती रही। आधी रात में मेहतर बस्ती चौकन्ने लोग, कुत्तों का जबरदस्त पहरा। उन्होंने छन्नो का द्वार खटखटाया। कौन है भाई? पड़ोस वाले घर में से एक मर्द निकला। वे धीमे से बोले, मैं पेशकार सीता गली का परोसा लाया हूँ। अरे आओ आओ माई बाप। पास पहुंचकर सामान धरती पर धर दिया। आवाज़ में अपना तो लपेट कर बोले, सदा जूठन कभी पत्तल, परोसा भी तो हो। मुझे शाम से ही तुम लोगों की याद आ रही थी। मेहतर मर्द फूल उठा। मेहतरानियाँ बाहर निकल आईं। अरे देख तो रही कौन आया है। छन्नो को जगाया गया। कच्चे घरों से घिरे चौक में स्वादों के सोत फूटे थे। साग, रायतों के कुल्हड़, पूरी, कचौरियाँ, बंधी पत्तलों में से उठती जायकेदार खुशबू, सकोरों में दही बूरा, लड्डुओं का झाबा अलग। मेहतरों की किस्मत। छन्नो की देह चिड़िया जैसी हल्की हो गई। लगा कि पंख निकल आए। उड़ने को जी चाह रहा था। 36 व्यंजन 56 भोग लेकर फरिश्ता उतरा है। छन्नो को देख रहा है। वह भी देवता को निहार रही है। देवता की आंखों से उठती चाह। छन्नो सकपका गई। नज़रों में न्यूता। उसने आंखें फेर लीं, मगर दया कृपा का बोझ। एक दिन एकांत में बाहों में भर ली छन्नो। एहसान से दबी थी कि अपने ही अंदर झुकी हुई। जो उसे छूने से बचते हैं
उनमें से ही कोई उसकी देह से लिपटना चाहता है। अरज पर उतर आया। अब छन्नो क्या करे? दिल तोड़ दे या निहाल कर दे। रात क्या था, सवेरा क्या हुआ? पेशकारनी के घर में घुसते समय छन्नो की टांगें कांपने लगी। सड़ास धोती रही, बाहें थरथराती रहीं, कान ऊपर की मंजिल में लगे थे। पेशकारनी कराह कर रो रही थी। छन्नो ने कलेजा बांधकर पुकार लगाई। पेशकारनी आवाज़ कंठ में फंस गई। रात होती सवेरा निकलता। छन्नो कस मकस के हिडोले पर सवार थी। कभी पेशकार को दुत्कार देती, कभी गले लगा लेती। कभी दोनों ही बातें गलत लगती, कभी दोनों सही। बातचीत और सोचने समझने में कितना समय बीत गया पता ही न लगा। छन्नो ने ही ध्यान तोड़ा। उमेश भैया, काम का टाइम है, दोपहर को घर आऊँगी। पंडित डंबर प्रसाद का दरवाज़ा अब तक न खुला था। छन्नो कुछ देर बंद किवाड़ों पर खड़ी रही। समझ भी गई कि द्वार उसके ऊपर ही बंद किया गया। उमेश ने ऐसा ही इशारा तो किया था। चलो 4-6 दिन में गुस्सा थूक देंगे। छन्नो संडास के पीछे वाली गैलरी में घुसी। मैला समेट कर डलिया में भर लिया। घड़े में पानी भरा था, उसी से पाखाना धो डाला। 5-10 मिनट तक खड़ी देखती रही। कोई निकले शायद, मगर घर तो सुन्न हो गया जैसे। कहाँ पंडित जी अब तक नहा धोकर जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए पूजा कर रहे होते। दिल में उथल पुथल मचने लगी। सारा उत्साह काफूर हो गया। कहीं अपनी ही गलती। आगे बढ़ी, मुंशी जी सामने पड़ गए। धोतीधारी लंबे कद वाले मुंशी जी का चेहरा रौबीला, बुलंद आवाज़ छन्नों से बतियाते बिना निकलते नहीं। वह भी दांत खोल कर मुस्करा पड़ती, मुस्कराती हुई पास आ रही थी। मुंशी जी ने खकार कर ऐसा थूका कि सारी गली गूंज गई। छन्नों को ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी, थूकने के लिए ऐसा ही थूका जाता। थू पर जोर देकर उसके पाँव अनजाने बंधने लगे। मुंशी जी भी पीछे लौट लिए। गली के लोगों में सचमुच रोष है। रात भारी गुजरी। दूसरे दिन रज्जो सिलाई के स्कूल में के लिए तैयार हुई। छन्नो पीछे पीछे चली। क्यों, अनचाहे ही 16 वर्ष की सजी धजी रूपवती लड़की। मिर्जा जी का द्वार अचानक खुला। छन्नो लपकी। रज्जो से कहने लगी, मिर्जा को पाल आंगन करना, बच्चों के लिए सबका दिल नरम होता है। तभी किसी ने जलती बीड़ी रज्जो के ऊपर फेंकी। दहकती चिंगारी दुपट्टे में फंस गई। दुपट्टा जलने लगा। रज्जो आग आग चिल्लाई। मिर्जा जी के छज्जे के ऊपर उनका पतली कमर वाला चेला ठठाकर हंस पड़ा। रज्जो आग बबूला हो गई। आजा नीचे, तुझे मजा चखा दूं, हरामी खसिया। छन्नो ने बेटी को भरजा और लड़के से कहने लगी, भैया आग और आदमी का नाता जानता है। मिर्जा जी ने यही सिखाया है। वैसे ये लड़की बीड़ी नहीं पीती। रज्जो घर आकर माँ से लड़ी थी। इसी गली के गुण गाती थी। इसमें तेरे भैया भतीजे रहते हैं कि कटखने कुत्ता। तभी बाहर से मुनादी जैसा शोर आया, रंडी आ गई है, बहन की लौंडी बनती है सीता। रंडी आ गई है, बहन की लौंडी बनती है सीता। हम भी इन भंगिनों से निपट लेंगे। सालियों की टांग पर टांग रखकर चीर देंगे। अब आग, गालियाँ और धमकियाँ। उसने बाहर जाकर कहा, किसी का क्या बिगाड़ा है हमने, पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तभी तड़ातड़ पत्थरों की वर्षा होने लगी। कहाँ छिपे थे इतने दुश्मन। रज्जो ने तेजी से भागकर खिड़की के पल्ले बंद कर लिए। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। रोज रोज का सिलसिला, दिन रात का मुकाबला, देह और पत्थरों की मुठभेड़ ने माँ बेटी को लहू लहान कर डाला। रात के समय छन्नो ने गली के चारों ओर देखा। इधर उधर से कोई नहीं आ रहा था। जाड़े का मौसम, सबकी किवाड़ें बंद थी। चारों ओर कदमों से उमेश के घर की ओर वह चोर कदमों से उमेश के घर की ओर चल दी। किवाड़ों पर नामालूम सी दस्तक दी। सुरेखा ने द्वार खोल दिया। देखते ही बोली, छन्नो बुआ कैसे? अरे छन्नो, आ तेरी ही बातें हो रही थी। अम्मा जी पौरी में ही पीढ़ा पर बैठी हुई थी। नीचे बोरा बिछाकर मुंसाइन और पंडितानी बालूशाही की बहू उमेश भी कुर्सी पर बैठे थे। इतने लोग, छन्नो कहाँ आ गई? उसने एक एक कर सबको देखा तो अनचाहे ही कंठ से रुलाई भर आई। बहुत काबू किया, हिलक हिलक कर रो पड़ी। हिचकियाँ बंद गईं। छन्नो ने धोती का पल्ला आँखों पर धर लिया, मुंह भी ढक लिया। गली के लोग, अपने लोग। सुरेखा का दिल उमड़ आया। छन्नो बुआ बैठ जाओ, घबरा रही हो। अम्मा जी ने धीरज बंधाया। रोने से बात संदेगी क्या? तू परेशानी तो समझ नहीं रही।
सन्नाटा खिंच गया। फिर छन्नों की सुबकियाँ धीमी पड़ गईं। तब मुंसाइन ने बात शुरू की, अम्मा जी, जो बड़ा होता है जौ की जात तो बड़ी नहीं होती। उसकी आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा, मगज डूब गया है। गली के लोगों की क्या हालत बना दी, कहकर मुंसाइन ने पंडितानी की ओर देखा। कुछ मत कहलवाओ मुंसाइन, हमारा आदमी बिना अन्न पानी के मुंह बांधे पड़ा है। हमारा आदमी बिन अन्न पानी के मुंह बांधे पड़ा है। ये बैठी है तुम्हारे सामने, इसी से पूछो अब तक ऐसा हुआ है कभी कि पंडित के द्वारे भंगिन का घर हो? किसके हलक में रोटी चलेगी? गूमूत की डलिया खपरा। बालूशाही की बहू ने बात का समर्थन किया। मिर्जा जी कह रहे थे तैयार हो जाओ, गली में अब सुअर कटा करेंगे। अम्मा जी का जी घिनिया आया। हाय थू। मुंशियाइन फिर झांकी। राजेश कबूतरबाज के संबंध वाले आ रहे थे, मना कराई है। बताओ क्या देखेंगे? घर पड़ोस में भंगिनिया, कौन सा बेटी वाला रूपेगा? मुंसिनिया ने पल्ला पसार दिया छन्नों के सामने। इस गली पर तो मेहर कर, पूरे शहर में एक नहीं अनेक मकान बिक रहे होंगे। हमारे बालक कुंवारे रह जाएंगे। छन्नों की रुलाई फिर छूटी। उमेश ने छन्नों को ढांढस दिया, रोती क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। छन्नों का भराया हुआ स्वर निकला, भरोसा ही तो कर लिया था भैया। पंडित जी ने खुद कहा था, छन्नों तू बेगम बाग में जगह ले ले, पास ही है। ज़रूरत पड़े लड़के साइकिल से बुला लाएंगे। और फिर तेरी जात के लोग ने वहाँ अच्छे मकान बना रखे हैं। मिर्जा बोले थे बेगम बाग तो दूर है, फिर भी श्यामनगर में मेहतर बस्ती में सरकारी क्वार्टर बन गए। मुंशी जी प्राग मिल के पीछे किराए के कमरे का सौदा पटवा रहे थे। भैया हमने सोची यहाँ वहाँ क्यों फिरें, फिर पक्के मकानों वाले मेहतर भी कौन से बर्दाश्त करते हैं। नौकर पेशा लोग तो जात छिपाकर भी रह लेते हैं, संडास कमाने वाले क्या करें। सरकारी क्वार्टरों का हाल ये है कि वे ऊंची जाति किराएदार बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, हमें पास नहीं फटकने देंगे। यही बात हमने कुसमी की अम्मा को बता दी और करम की लागिन तभी बताई थी जब अनपहचान बदमाशों ने डुकरिया को घर में घुसकर पीटा था। नाक कान का गहना उतरवा ले गए। कुसमी की अम्मा कहती थी वह बदमाशों को पहचान गई है, इसीलिए उसकी जान को खतरा है। अब वह घर बेचकर अपनी बेटी कुसमी के पास जाना चाहती है। सो अर्ज की थी कि छन्नो तेरे पास इन दिनों पैसा है और बाबरी जहाँ काम तहाँ ठाव, इस घर को ही खरीद ले। इस घर को ताज्जुब क्यों कर रही हो? यहाँ हमें कौन रहने देगा? बेगी जो मुझे उखाड़ रहे हैं। बोल मैं क्या भंगिन हूँ? नहीं अम्मा। अरे हिम्मत तो कर, जो देगी सो ले लूँगी। घर जाकर रज्जो से बात की, सारा मामला बताया। रज्जो डरी न सहमी, बोली अम्मा चल, मैं भी अब यहाँ अकेली नहीं रहती। गली में डर कैसा, फिर बड़े बड़े लोगों की बस्ती, हम बचे रहेंगे। सिलाई वाली बहन जी कहती हैं अब छुआछूत कौन मानता है? मानता हो तो वाल्मीकि समाज में अर्जी दे दो, लोग धरने पर आ जाएंगे। सबको अपने लिए डर लगता है। रज्जो कमबख्त की जिद, हम यहाँ आ गए। उमेश बोले हमारी गली के लोगों को यही मलाल है कि तुम इस घर को न लेती तो गली के ही किसी आदमी को मिल जाता। अरे राम के नाम लो। कुसमी की डुकरिया प्राण तज देती पर अपने किवाड़ लूस मोहल्ले के आदमी को न छूने देती। कह रही थी पेशकार कचहरी से झूठी मोहर लगे कागज बनवा लाया बैनामा के। डंबर प्रसाद पंडित अलग धमका रहे थे कि मकान उनके नाम हो, 10-5 हज़ार दे भी देंगे। मुंशी जी का बेटा तो किसी से डरने वाला नहीं, ऐसे ही कब्जे में ले रहा था। ये बातें हम नहीं कह रहे अम्मा जी, हम नहीं कह रहे पंडितानी, ये सब कुसमी की अम्मा कहती थी कि इस गली के चलन को कौन नहीं जानता। किराएदार मकान मालिकों पर सवारी गांठ रहे, किसी को कानों कान खबर ना हो। इस बात के लिए उसने हमसे 5 हज़ार कम लिए। रज्जो की कसम दी। कहते कहते छन्नों की आवाज़ खुल गई। मुंशियानी और पंडितानी के चेहरे काले पड़ गए। बालूशाही की बहू का मुंह छोटा हो गया। अम्मा जी के मुंह से गाली निकलते निकलते रह गई। नहीं रह गया तो बोल ही पड़ी। कुसुम की अम्मा ही तो रंडी गली में नरक बो गई। पाप की गठलिया धरकर बेटी का खाने चली गई।
अगले जन्म में सुअरिया बनेगी। उमेश ने अपनी माँ को टोका। अम्मा जो चली गई उसे गाली देने से क्या फ़ायदा, इसे नहीं रोकता कैसी जुबान चला रही है। बूढ़ी अम्मा की गर्दन की नसें तन गईं। मुंशियाइन बोली, इन्हें कौन रोक सकता, बदन में तेल बढ़ गया है, ऐसी फिरती है 560। पंडितानी तमक पड़ी। छन्नू ने हाथ जोड़ लिए और बोली, 560 नहीं, 1020, 2040 पर इतनी बताए देती हूँ। इस गली के लिए एक मेहतरानी नहीं जुटेगी। हाँ, हम मेहतरों का हिसाब कुछ ऐसा ही है, समझ गई। हम सब जानते हैं, सोच समझ कर ही कह रहे हैं। बालू साहब की बहू बोली, तो ठीक है। छन्नो उठकर खड़ी हो गई। रात को उमेश के घर झड़प हुई थी, फिर भी काम तो काम है। छन्नो डलिया कपड़ा उठाए संडास कमाने चल दी। सबसे पहले पंडित डंबर प्रसाद की सकरी गैलरी का रास्ता लिया। पीछे की ओर से मैला सकेरने लगी। ऊपर की मंजिल वाले संडास में चढ़कर किसी ने हगा गरम गरम टट्टी छन्नो की वहाँ पर गिरी। ए तेरी कफन कांटी कर लूँ, उसके मुँह से बेतहासा गाली निकली। कफन कांटी करना अपनी बेटी की, सो गली भी चैन पाए। बेड़नी दीदा मटकाकर मर्दों को रिझा रही है, इसी गली में ठहर जाए। बीच में पंडितानी ने अपनी बुढ़ियाती छाती ठोकी। हम नहीं पेश जाने देंगे तेरी, तू कितना ही जोर लगा ले। गंदगी में लिपटा हाथ छन्नों के क्रोध की सीमा न रही, जुबान पर काबू न रह पाया। अनाप शनाप बोल गई, ओ पवित्रता की चोदी, पहले अपनी चुटियादारी खसम से पूछ। अरे पवित्रता की चोदी, पहले अपनी चुटियाधारी खसम से पूछ, हमने वह रिझाया कि हमें वह रिझा रहा था। मैं कहती हूँ कि क्यों बूढ़े की लंगोटी खोलूँ, जे जौहर उम्र के ताल्लुक से होते हैं, नहीं तो बस्ती के 4 मेहतर बुलाकर सारी पंडिताई जड़वा देती। आज हमारा मुंह देखकर अन्न पानी त्यागे बैठा है और वहाँ आकर हमारे चूतर चाटता था। डलिया कपड़ा उठाकर धन्नो धमक भरी चाल से चली आई। नहीं करना काम, भाड़ में जाए ऐसा काम। उसने सभी चीज़ें एक कोने में पटक दी। हाथ धुलाने के लिए रज्जो को पुकारा। रज्जो अपने कपड़े धो रही थी। सलवार के पांचे ठीक करती हुई माँ के पास आई। क्या हो गया, ये किसने भंगी के चोदों ने? अच्छा तो सब मैं सच ही सोच रही थी अम्मा, तू गई थी संडास की तरफ। पंडित जी का नाती भागा ऊपर की टट्टी में। नीचे खड़े लड़के ने कुछ इशारा किया, और ये बदमाशी हरामी का पिल्ला जरूर माँ बापों की बातें सुनकर तरह तरह के बदखेल रच रहे हैं। आगे पंडों के यहाँ जाना नहीं, अब अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे। हाथ धो पोंछ डालो। मन में जमा गुस्सा पिघल कर कुछ गलियों की राह बहा, कुछ आंसुओं की। रज्जो की जिद की अपना खट्टा मन छन्नो दूसरे तीसरे दिन भी काम नहीं पर रज्जो की जिद कि अपना खट्टा मन छन्नो दूसरे तीसरे दिन भी काम पर नहीं गई। भर जाने दो बजमारों के पखाने, लगने दो गू के ढेर। वह खिड़की में से झांकती राजपाल तसला भर राख ला रहे हैं। हलवाइयों की बुझी भट्टियाँ खाली कर दी। मिर्जा संडास में चूना डाल डाल कर हार गया। लुटिया लेकर प्राग मिल की ओर भागा जा रहा। वहाँ सुअर पिछियाएंगे हरामी को। जाकर तो देख। बालूशाही दिशा मैदान की नई जगह खोज आया, कासिमपुर की ओर। हगासा आदमी साइकिल से कि रिक्शा से कितनी दूर जाए, कितनी बार जाए। अपने संडास और नालियाँ तो पेशाब तक की मोहलत नहीं दे रहे। छन्नो को हंसी आ गई। रज्जो उमेश की बहू से कुछ बातें सुनकर आई थी। बोली, तू हंस रही है, सुन तो अम्मा। बालूशाही की बहू ने अपना 15 साल का लड़का साइकिल पर अपने गांव भेजा है, हमारे नाश के लिए। हाँ, कहा है अपने नाना से कहना 4 भंगी पठा दे। उसके गांव के भंगियों से इलाका भर डरता है। भंगी उसके बाप के दाएं हाथ हैं। तभी बेचारा मिर्जा बालूशाही के मारे कांपता है। अम्मा वह कहती है कि इस हरामजादी छन्नू ने चें करी तो एक दिन इसकी लौंडिया को उठवा दूंगी। बालूशाही ने रोका, वह फजीयत नहीं चाहता। छन्नू को कड़वी सी हंसी आ गई। आय हाय, बड़ी भवानी बनी है। राजपाल पहलवान की बहू की बात बता देती कि चुपचाप संडास साफ करने को बुला रही हैं। राजपाल ताल ठोक रहा है कि देखें छन्नू को कौन निकालता है। मन फिर जहरा गया। कहाँ सोच रही थी मैं, इन लोगों से नाराज हूँ, अपने काम से खपा तो नहीं। बेकार की हालत यहाँ तक पहुँची। गली में एक कुत्ता भी जब नया आता है तो पुराने उसे चीथने दौड़ते हैं।
भौंक भौंक कर गली के बाहर कराते हैं। जब पहचान हो जाती है तो वह रम जाता है। सब्र करना होगा। डंबर प्रसाद पंडित का बुरा माना मैंने, बेचारे का धंधा ही छूत पाक पर टिका है। उसी की खातिर व्रत उपास के ढोंग कर रहा है। जात की बात तो पीछे याद आई होगी। मुंशी को 12 मास जुखाम रहता है। थूक दिया होगा मुझ चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों। और वह कबूतरबाज लड़का, बेसींग पूंछ का साड़, माँ बाप ही परेशान हैं। हाँ, मिर्जा के चेलों की पतली कमरों में लोहे का छल्ला मैं ही पहनाऊंगी, जड़ा कहीं के। चौथा दिन, हाय मुंशी जी, तहमत बांधे पानी में हाथ में पानी का भरा डिब्बा लिए, अरे ज़्यादा दूर नहीं जा पाए, नाली पर ही बैठ गए। मक्खियों ने हमला कर दिया, उठ गए। इन्हें भी दस्त लग गए। कान में जनेऊ और धोती खराब, बीमारी फैल रही है। छन्नों के किवाड़ पर दस्तक पड़ी। वह धीरे से खटिया पर लेट गई। छन्नो, ओ छन्नो। रज्जो किवाड़ों पर आ गई। कौन है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, और कहकर किवाड़ खोल दिए। दोनों पल्ले पकड़े हुए बीच में जमी रही। तो तू चल। मैं? लड़की ने मिर्जा और राजपाल को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात कह दी हो जो रज्जो को छोटा कर रही हो। बालूशाही का चेहरा छोटा हो गया। मुंशियाइन अपमान और आफत की आग में जल रही थी। बालूशाही की बाँह पकड़कर बोली, चलो यहाँ से। इस भंगिनिया के दरवाजे आ गए सो खुद को राजरानी समझ बैठी। तबीयत खराब है रानी जी की, डॉक्टर को दिखाने जाएंगी। ओहो, फेमन में रेशमी कपड़े पहन लिए तो जात भी फैशन में रेशमी कपड़े पहन लिए तो जात भी ऊंची हो गई। काम से जी चुरा रही है। लड़की को पैज है। हमारी बीना जैसी चप्पल पहनती है, वैसी ही ले आई। देख लो, अब संडास कमाने के लक्षण दिख रहे हैं इसमें। माँ को लजा दिया रंडी ने। रज्जो मुस्कराई, आग में घी सा छोड़ती ही बोली, मुंशियाइन माई चप्पल बीना जैसी और बाल कटवाए हैं सीमा जैसे, पंडित जी की सीमा। वे सब अभी गए नहीं थे कि रज्जो ने जल्दी अगरबत्तियाँ जला दी और मुंशियाइन की तरफ मुँह करके बोली, माई गली में तो बदबू के फव्वारे छूट रहे हैं, कोई कैसे रहे। मैं तो जुगंदर की दुकान से धूप बैसादुर सब ले आई। हाय कितनी बदबू। उसने नाक मूंद ली। लोगों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए, ओंठ बिदोरे। मिर्जा बेगम भाग गए। मेहतर बस्ती में पुरानी पहचान के हवाले दिए। सोना भंगी की ननिहाल मिर्जा के गांव में है। सोना मिर्जा को मामा कहता है। राजपाल श्याम नगर के पीछे वाली बस्ती खंगाल आए। ज़्यादा पैसे देने की पेशकश भी की। आने का आश्वासन भी दिया मेहतरानियों ने। विपदा की बात काम निकाल देंगी। मुंशी जी का कबूतरबाज लड़का 3 रिक्शे लेकर वहाँ शाम तक खड़ा रहा, कोई न आया। अंत में पेशकार के पास लोग गए। पंडित जी कान में जनेऊ लगाए, हाथ में पानी भरी प्लास्टिक की बोतल, चलते चलते इतना बोल गए, पिछली मोहब्बत का ही वास्ता दे यार, तूने तो जूठन की जगह पूरी परोसा खिलाए हैं। इससे ज़्यादा कहने के लिए पंडित जी रुक नहीं पाए। पेट की मरोड़ ने हाँक लगा दी। पानी आंतों को छोड़ने की धमकी दे रहा था। लत्ते खराब हो जाएंगे। सफाई के लिए कोई आया न गया। सीता गली अपने बीभत्स घिनौने रूप में पड़ी रही। अच्छी मुसीबत है इन मेहतरानियों का संगठन। टका से जवाब मिले, जिसकी गली है वही करेगी। हाँ, वह बेच देती, रेहन पर धर देती तो बात दूसरी थी। मुंशियाइन पंडिताइन की आंखों से लपटें छूटी। यह 2 टका की मेहतरानी हमें बेचेगी, गिरवी धरेगी। रज्जो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अम्मा, तेरी माँ बहनें बड़े नाले पर चूतर उघाड़ कर बैठी हैं। लाज लिहाज चीर फाड़ फेंका। बजरिया की ओर से आने वाले लोग दूसरी गली में होकर गुजरने लगे। रामघाट रोड की ओर जाने वाले रिक्शों ने इधर जाना छोड़ दिया। फेरी वाले भी कहीं गुम हो गए। दूध वाला नाक बांध कर आया था, आगे सफाई हो जाने पर ही आने की बात कह गया। अखबार ने मुंह नाक पर रुमाल बांधकर हाथ जोड़ लिए लगाकर भी लड़ न पा रही थी। गली के मुहाने पर पंसारी जुगंदर इतना मुनाफा काट चुका था जितना उसे 9 दुर्गों और धार्मिक अनुष्ठान के मौके पर नहीं मिलता। बिक्री के कई रिकॉर्ड टूट गए। गली मैले की नदी। छन्नों ने भी आंखें मीच ली, पर कानों में रुई लगाने के बावजूद वह गली में उमड़ते रेले में छपाक छपाक चलती औरतों की आहटें पाई जाती। वे नाक और ओंठ सिकोड़ कर भी छन्नों
और अपने प्रेम के किस्से कहती जाती। ऐसी थी कि जहान छूटे गली न छूटे। क्या जाने किस सत्यानाशी ने भरमाई है, कौन जाने किसने बुरी हवा बात का मंत्र मारा है। नहीं तो छन्नो का मन मोम की तरह पिघल आया। इधर उधर देखा, रज्जो तो नहीं है। चुपके से डलिया उठा ली। रच पच कर राख बिछा रही थी। डलिया में खपरा धो पोंछ कर रखा था, खूब सूख गया था। झाड़ू भी पड़ी अकड़ गई है। रज्जो जंगली बिल्ली सी कूदी एकाएक, हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही है? काम। ये काम नहीं, हमारे मूंड पर धरा मैला है। अम्मा कैसी है तू? सिलाई के दम पर उल रही है। कौन देगा कपड़ा सिलने को? तू ये काम करेगी तो कोई नहीं देगा, बिल्कुल ना देगा। अम्मा सिलाई बहन जी कह रही थी, जल में रहकर मगर से बैर। ये गली है, गली में हम भी रहते हैं बेबी। मुंशी का हरामी लड़का मेरा हाथ पकड़ेगा तो मैं हाथ काट डालूंगी। रंडी कहेगा तो मैं उसकी माँ को 10 बार रंडी कहूँगी। उसका बाप हरामी थूक रहा है और तू उसके मुँह उठा रही है। पंडित हमारे यहाँ आने के दुख में भूखा व्रत कर रहा है। पंडित हमारे यहाँ आने के दुख में भूखा व्रत कर रहा है। तू उसके हगने के इंतजार में देवता मना रही है। छन्नो के हाथ से रज्जो ने डलिया छीन कर एक ओर फेंक दी। सारी राख बिखर गई। घर घर सलाह मशवरा हुआ। आगे की योजना बनी। उसी योजना के तहत यह प्रस्ताव धरा गया कि म्यूनिसपैलिटी के लोगों से बात की जाए। बड़ी गाड़ी में बड़ी नालियों का कचरा भरने वाले लोग कुछ दिन संडासों का मैला भी ले जाएं। गाड़ी का जमादार बोला, ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। आप अपने मैले को गाड़ी तक उठा लाओ। मिर्जा जी का मुंह ऐसा हो गया जैसा कि करने वाले हों। ला हौल बिला कुवत। बेदिन देखने के लिए शेर गजलों के खूबसूरत दरीचों में चहलकदमी करने के इरादे किए थे। मुश्किलें हद से गुजर गईं। अब पुलिस का सहारा है। किसी के इतना कहे ही नए जवान लड़के चौकी पर पहुंच गए। हवलदारों के गलों में गलबैयाँ डालकर रात के मैखाने के लिए न्योतते हुए गली तक चले आए। छन्नो के बंद दरवाजे पर डंडा बजा, फिर बजा, एक बार और बजा। ठक ठक। रज्जो चौंक पड़ी। हौल दौल की मारी छन्नो किवाड़ों की झिरी से चिपक गई। पुलिस। छन्नो का मुंह रोया जैसा हो गया। आगे बोली, रज्जो तू क्या करवा कर छोड़ेगी और रह ले इस घर में। अब हवालात चल। रज्जो माँ के पास आ गई। गोरा गदगदा चेहरा लाल हो गया। क्यों चले हवालात में? हमने किसी की चोरी की है? अम्मा तू एक बार सिलाई वाली बहन जी से मिलने डरना भूल जाएगी। तू तो है सही शेरनी, पर अब कर मुकाबला। द्वार पर डंडा लिए खड़ा है तेरा खसम। सोचने समझने का मौका न था। रज्जो आगे बढ़ी। किवाड़ खोल दिए तो ये हैं। सिपाही ने डंडा हथेली पर घिसा। पब्लिक को परेशान कर रही है साली मेत रानी, अभी हवालात में बंद कर दूंगा। रज्जो के पीछे छन्नो खड़ी थी। अनजाने ही हाथ जोड़े। बोला, कुछ कहना है? सिपाही की बात पर छन्नो के ओंठ थरथरा गए। रज्जो ने झटके के साथ दुपट्टा गले में डाला। बोलने लगी, बस इतना कहना है सिपाही जी कि हमें ले चलो और कम से कम 7 दिन के लिए कैद कर लो। इन नासियों के गले तक गू की गंगा इतने दिनों में बेशक आ जाएगी। मुँहजोर लड़की। मिर्जा राजपाल, पंडित, यहाँ तक कि उमेश भी दांतों तले उंगली दबा कर रह गए। वे सब आपस में बगले झाँकने लगे, कन्नी काटने लगे, तितर बितर हो गए। सिपाही लोग भी जल्दी से जल्दी मामला निपटाकर यहाँ से छुटकारा पाना चाहते थे। उनमें से एक ने कहा, ठीक है, इस आफत की जड़ को बंद रखेंगे, गली में अमन चैन हो जाएगा। साली जब से यहाँ आई है धमा चौकड़ी मजा रही। डलिया संडास भूल लोगों के कपड़े लत्ते देख रही है, उन्हीं की तरह रहन सहन बनाने में जुटी है। अब संडास कमाना कहाँ सुहारा होगा, कहकर सिपाही छन्नो की ओर बढ़ा। बंदर की तरह मिर्जा जी बीच में आ कूदे। अरे रे, ऐसा अनर्थ न करना। जैसी भी है हमारी कामगर है। कामगर ही नहीं, हमारी हितचिंतक है। गली का मामला है हवलदार साहब, और गली के सुख दुख को छन्नो से ज़्यादा कोई समझेगा भी नहीं। छोटी से यहाँ बड़ी हुई है। राजपाल सिंह का पहलवानी बदन आजकल मुरझाया हुआ था। टट्टी फिरने के डर से दंड नहीं पेले, दौड़ नहीं लगाई। छन्नो से आंखों ही आंखों में अरज की, तू रूठ गई, हम मनाने आए हैं। याद कर, रज्जो की छोचक देने हम ही गए थे। और फिर बेस्पष्ट आवाज़ में बोले, हवलदार साहब
इसमें आपकी पुलिस क्या करेगी? सरकारी मामला तो है नहीं जो सरकारी तौर पर सुलट जाए। और काहे का मामला? छन्नो क्या गैर है? चल छन्नो, काम पर आ जा। मगर छन्नो बुद्ध की तरह चुपचाप खड़ी थी। मनाने वालों पर कितना भरोसा करें? जिन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया वे कितने हितू हैं? पत्थर मारने वाले कितने रहमदिल हैं? मेरे हाथों पर हगा वे कितने शुभचिंतक हैं? और रज्जो को रंडी बनाया वे कितने रक्षक हैं? थोड़े दिन इनकी भी तो आजमाइश हो जाए या मुझे ही घिसते रहेंगे। फिर अब तो मेहतर बस्तियों में भी पंचायत हो गई है कि कोई धौंस देकर हमसे ये काम नहीं करवा सकता। सीता गली छन्नों की है, उस पर छन्नों का हक है, यह भी मुनादी हो गई। अदावतों की अपनी शर्तें होती हैं, नफरतों के अपने दांव। खिड़की पर मिट्टी का तेल छिड़क कर किसी ने आग लगा दी। छन्नो हड़बड़ाकर उठी। रज्जो ने देखा तो मुँह से निकला, आग आग आग। लड़की लपकी। घर में जितना भी पानी भरा रखा था, घड़े बाल्टी ड्रम सबके सब आग पर उड़ेल दिए। मौत के डर से माँ बेटी हाँप रही थी। धुआं गली में फैल गया। पंडित जी की आवाज़ आई, ओम शांति, पाप शांति। जरूर किसी देवता का प्रताप है। कलयुग की आग बरसे और देवता का उदय न हो। पंडित जी को कितना तड़पाया है। मुंशी और मुंशियाइन की आत्मा सताई है। मजाक है, इस पापिन का घर तो खुद ही खाक हो जाएगा। सड़क में थूक रही है, देखो बस खिड़की ही जलकर रह गई। भगवान की चेतावनी। छन्नो ओ छन्नो, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन बुला रहा है? मिर्जा जी बड़ा चालबाज आदमी है। उमेश कहने लगे, बेकार का बवाल मचा रखा है। जल जाती तो उसे खदेड़ना ही तो साफ कहो। वैसे क्या ले रही है किसी का? बालूशाही आग बबूला हो गया। तुम नहीं बोल रहे उमेश, तुम्हारी अपनी सुगड़ बड़ाई बोल रही है। हरिजन लोग तुम्हें मसीहा माने। छन्नो सबको रोई हुई नज़रों से देख रही थी। युद्ध काल में हारे हुए सिपाही किसी लोग चले गए। खिड़की एकदम काली हो गई, आधारहीन भी। रज्जो ने गली की ओर पटक दी। छन्नो धरती पर बैठ गई, अपनी डलिया, अपना कपड़ा, अपनी झाड़ू निहारती सी। रज्जो ने उसका मुंह अपनी ओर कर लिया। अम्मा, मैं सिलाई वाली बहन जी के संग वाल्मीकि समाज में जाऊंगी, बता दूंगी एक एक बात। सूरज भाई अपने आप निपट लेंगे। रज्जो के क्रूर ओंठ और निर्मम आंखें देखकर छन्नो ने बस हाथ जोड़ दिए और बोली, बेटी अब और ज़्यादा दुश्मनी मेरे बस की नहीं। रज्जो ने माँ का कंधा थाम लिया। छन्नो रोंधे गले से बोली, अब तो सिलाई सीखने नहीं जाएगी। उन लोगों का रहन सहन दूसरा और तू वही सीखती जा रही है। रज्जो जिद की पक्की, गोरा मुँह लाल हो गया, नाक तन गई। अम्मा मैं जाऊंगी, अभी जाऊंगी। ये लोग हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। अब कहाँ है पुलिस? घर में आग लगने के बाद रज्जो डलिया कपड़ा को कूड़े वाली गाड़ी में फेंकने चली गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन बीतने को आया। रज्जो नहा रही थी। छन्नो आंगन में अकेली बैठी थी। गली का हाल फिर बिगड़ गया। उसके मन में रह रह कर हिलोर उठती। अपने ऊपर बहुत काबू किया, फिर भी गली में झांकने का मन कर आया। बारिश हो गई थी, चिपचिपाहट सी गली। आगे कुछ सोच नहीं पाई वह। किवाड़ों की झिरियों पर आंखें गड़ा गड़ा कर देखा। पंडित जी के घर का द्वार खुला था। वे बार बार संडास की ओर आते जाते हैं। भीतर अनकही सी खुशी सी भी जगी है और टीस भी उठी। काम छूट रहा है। देर तक देखती रही। उसका भरम ही था। सीता गली के सीने में इंसानी प्यार धड़कता है। चीज़ों के लेन देन और मीठी बोली बानी को ही प्यार के दर्जे समझती रही। आज अपने भीतर होती प्यार की दबदबाहट भी कहीं अंधेरे में खो गई। अब तो केवल हमने गालियाँ और आग के तोहफे उसके लिए यहाँ रह गए। अब तो केवल हमले, गालियाँ, आग के तोहफे उसके लिए रह गए यहाँ। उसकी ओर से 4-5 दिनों के जुड़े टट्टी पेशाब के रेलों की सौगात गली में फैली है। कैसा चेहरा कर दिया सीता गली का कि किसी को भी दहशत हो, किसी को भी घिन आए। रहस्यमयी खामोशी छाई है। सोमवार का दिन छुट्टी का दिन नहीं मगर पेशकार सोमवार का दिन छुट्टी का दिन नहीं मगर पेशकार साहब कचहरी नहीं गए। मुंशी अपने दफ्तर नहीं पहुँचे। मिर्जा अपने चेलों की ओर चेलों को शेर गजल के शारीरिक अभ्यास कराने की जगह नाक और मुंह पर कपड़ा बांधे पड़े हैं। डंबर प्रसाद मैले के रेले में बढ़ोतरी कर रहे हैं।
अब तक उन्होंने छन्नों के आने पर अन्न पानी का तिरस्कार किया था। अब अन्न पानी ने उनके पेट का बहिष्कार कर डाला। दस्त हो गए, सणास में जगह नहीं। धीमा सा शोर उठा। छन्नों की छाती में दहशत गड़गड़ाई। पुराने जख्म हरे होने लगे। लोगों की धीमी आवाज़ें कानों में हुल्लड़ की तरह फोड़ने लगी। किवाड़ों पर दस्तक हुई। छन्नों ने झिरी से देखा। मिर्जा तहमद ऊपर उठाए, गंदगी के बहते रेले में पाँव लिथेड़े खड़े हैं। साथ में मुंशी भी उसी दशा में। पीछे कौन उससे देखा नहीं गया। ये बिन बुलाए मेहमान। मन में खलबली। अब क्या इरादा है? छन्नो, दरवाज़ा खोल दे। बड़ी ही नरम आवाज़। ये कपट बोल कानों में जहरीला शीशा उतर गया। छन्नो, मीठी चाशनी में लिपटा नाम। वह खड़ी रही कुछ देर, लेकिन बाहर उमेश खड़े थे। द्वार खोल दिया। समझ गई कि लोग उमेश को तुरुप बनाकर लाए हैं। क्या कहे? मगज में आग का गोला है, चक्कर काट रहा है। उस गोले से छन्नो और रज्जो दोनों गुथी हैं। उसकी आंखें कितना रोई हैं, मिर्जा क्या जाने। मुंशी को क्या पता, वह मिर्जा की बोली सुन रही है। छन्नो, साले तीनों लौंडों को कस दिया है। रोज़ रोज़ का बवाल। बहन बेटियों की ओर आंख भी उठाई तो पुतलियाँ निकाल लूँगा। गली वालों को मैं कबीर और रैदास की मिसालें देता हूँ। तू गली वालों को माफ़ी दे। मुंशी जी ये खड़े हैं तेरे सामने, जो सज़ा देना चाहे। इनके लौंडे को। साले की नादानी ऐसी है जैसे सरसों की लकड़ी की आग, अभी जली अभी बुझी। अब देखते हैं तेरे खिलाफ। छन्नो जैसे बिना टूट फूट के साबुत खड़ी हो गई। रज्जो कह रही थी, अम्मा, उमेश भाई साहब के घर से सुरेखा भाभी ने चुपके से अखबार फेंका। मैंने धीरे धीरे अक्षर उखाड़ कर पढ़ लिया। अखबारों में इस गली की चर्चा है। अब रोग फैलने वाले हैं। अफसर चिंता कर रहे हैं। यहाँ की बात कहाँ फैली, सारे मेहतर एक हो गए। अब यहाँ कहीं से कोई नहीं आने वाला। छन्नो क्या सुन रही है? क्या हो गया? उसने कहाँ सोचा था कि ऐसा बम फटेगा। बेचारे मिर्जा माफ़ी पर उतर आए। वह कुछ नरम पड़ गई। सार्वजनिक रूप से गली में चैन था, अमन था। पहले जैसी हालत नहीं कि जब घबराकर छन्नो कुसमी की अम्मा के पास भाग गई थी। कुसमी की अम्मा दूसरे शहर में बैठी उसके जरिए अपने पुराने बैरियों से बदला ले रही है। वह समझ चुकी थी। छन्नो ने टूटते हुए कहा था, अम्मा उस घर को वापस ले लो, हमें वहाँ कोई रहने नहीं देता। बूढ़ी की आंखें निकल आईं। हाय छन्नो, तू कैसी मेतरानी है? मैं तो थी बूढ़ी निबल, पर तू जवान जहान भी हारी हारी फिरती है, हारी सी बातें करती है। तू चाहे तो बड़ुओं को नंगा कर दे, माना कि तेरे पैसा वापस कर दूं, घर फिर कुसमी के नाम करा लूं, पर उससे बात तो नहीं बनती। मुझे उन हत्यारों ने कमज़ोर मानकर सताया, घर हड़पना चाहा। तुझ पर तोहमत है मेतरानी होने की। सॉरी। कैसे अच्छे होशियार लोग हैं। मकान जैसी संपत्ति पर न तेरा हक चाहे न मेरा, पर इतना सुन ले, तू बाजों के डर से चिड़िया अंडा देना छोड़ दे तो चिड़िया की नस्ल ख़त्म हो जाए। तू तो इंसान की बेटी है। ताल ठोकूं बूढ़ी माँ रोक रही थी कि आंखों ही आंखों में सहारा देते उमेश रोक रहे थे। कभी कभी अकेले में पेशकार आता, उसकी पीठ थपथपाकर यहीं ठहरे रहने की कसम दे जाता। बाहरी भीतरी तौर पर अलग अलग चेहरे, क्या इन्हीं लोगों के दम पर डटी है वह, या रज्जों की जिद पहाड़ से अड़ी है? शायद अपनी ही कोई दबी छिपी लालसा भरजोर हो उठी। रूठते मनते काम छोड़ते काम करते 2 महीने बीत गए। अब गली चौकन्नी थी। गुप्त रूप से एक बैठक हुई, और हुई जिसमें वे लोग छांट दिए गए जो अब तक छन्नो के वफादार साबित हुए। उमेश को कानों कान खबर नहीं हुई, पेशकार को भी नहीं बुलाया गया। सर्वसम्मत से जो बात तय हुई वह किसी पर जाहिर तक न की गई। जो करना था किया, देखने वाले देखकर समझ जाएंगे। एक सांझ मुंशी जी के घर से विचित्र सी आवाज़ें उभरी, धरती को काटने जैसी धमक। छन्नो ने छत पर चढ़कर देखना चाहा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। सांझ से लेकर रात, रात से लेकर आधी रात मिट्टी और लोहे की आपसी मुठभेड़ कानों में होकर गुजरती रही। वह मुंशी जी की पौरी में ही हाजिर हो जैसे
शंका का जहरीला सांप उठता और सीने पर लहराने लगता। मैं घबराकर उठ बैठी। लगा कि सपना देखा है। एक लाश को कई गिद्ध नोचने खाने के लिए उतावले हैं। छन्नू ने लपक कर बल्ब जला दिया। रज्जो भी जाग पड़ी। क्या हुआ अम्मा? अपने कपड़े ठीक करते हुए माँ के पास आ बैठी। उसने बेटी को गौर से देखा। ऊँगी हुई दहशत खाई कबूतरी सी कपड़े ठीक करने के बहाने हाथ पांव फड़फड़ा रही है। किससे पूछे कि अब क्या माजरा है? किससे दरियाफ्त करें कि छन्नों के मन में शंका जो थी नागिन सी लहरा रही है वह डस तो न जाएगी। आंखों में रात कटी धुंध के रूप में सवेरा हुआ। गली में उजाला कहाँ से हो? सब्र चती से धुआं सा उमड़ता रहा। छन्नू ने धड़कते दिल से डलिया में राख बिछा दी। धुली हुई झाड़ू साफ सूखे खपरे में उसने सजा लिया। तिल तिल घड़ी काटने के बाद काम का समय हुआ। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर बदहवास सी घर से निकली। सबसे पहले आज मुंशी जी का घर। घुसते ही पौड़ी में ताज़ा गड्ढा कुएंनुमा मिट्टी के गीले ढेर पर बैठा एक मजदूर बीड़ी पी रहा था। भैया ये पौड़ी क्यों खोद डाली? टैंक बन रहा है। टैंक? अंग्रेजी संडास बनेगा। तुम जैसों की छुट्टी। छन्नू गूंगी बहरी हो गई। मुंशी जी का घर अनपहचाना सा। भीतर चीख सी उठने लगी। अच्छा इस तरह मुझे खारिज मत छीनो। मेरे संडास में मेरी जिंदगी है। मुझसे इन्हें अलग मत करो। ये गड्ढा यहाँ से उठकर मेरे पेट में समा जाएगा। चुप्पी भरे चेहरे पर खौफ उतर गया। अंग अंग हिचकियाँ सुबकियाँ ले रहा। बाहों में दबी डलिया थरथराई। खपरा कांपा। झाड़ू लड़खड़ाई। तभी सामने मुंशी जी का कबूतरबाज लड़का प्रकट हुआ। कुर्ता लुंगी पहने अंगड़ाई लेता झूलता सा बोला, बोल छन्नू, क्या हाल है तेरी कबूतरी के? मन कमज़ोर हो गया। लगा इस आवारा कबूतरबाज के पाँव पकड़ ले और पूछे इतनी बड़ी सजा की। मगर सारा गुस्सा आंखों में जमा हो गया। वह अपने आंसू छिपा गई। मुंह फेर कर संडास की ओर चल दी। झाड़ू और खपरे के साथ बदन की सारी ताकत लगाकर संडास के मैल को खींच लिया। डलिया मैले से भरी डलिया छन्नू एकटक घूर रही थी। आदमी मेहनत करता है, तरह तरह की चालबाजियाँ चालाकियाँ करता है, बेईमानी से गुजरता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है, अच्छे से अच्छा भोजन जुटाता, तरह तरह के स्वाद, मीठे खट्टे खुशबुओं से भरपूर व्यंजन। लेकिन अंत में यह डलिया भरा मैला रसों गंधों का ये रूप रह जाता है जिसे छूने देखने से भी आदमी घबरा जाए। आदमी की सुघड़ देह बलवान शरीर भी तो ऐसे ही मिट्टी हो जाता है एक दिन जिसे छूने से लोग डरें। गहरी सांस लेती हुई छन्नू ने डलिया कमर पर लाद दी। आगे बढ़ गई। अब आश्चर्यजनक रूप से गली में न सुस्ती थी न खटास। छन्नू घर घर कमाने लगी। सब हंस हंस कर बोले, रज्जो के हाल चाल पूछे। डंबर प्रसाद के दोनों किवाड़ खुले रहने लगे। मगर छन्नू का दिल डूब रहा था। देखते ही देखते गली भर की पौड़ियों के गड्ढे खुदने लगे। लोहे और मिट्टी के मुठभेड़ ने रातों की नींद दिन का चैन हर लिया। सेप्टिक टैंक बन गए। हर घर का संडास फ्लश की लैट्रिन में तब्दील हो गया। छन्नू समझ चुकी थी अब उसका काम खत्म हुआ। फिलहाल उसकी रगों में उठती गुस्से भर तरंग उसे पसीने में गर्क किए दे रही थी। नज़रों में बेटी की सूरत हाँपने लगी। ये कड़ुआ फल छन्नू का खून मथ डाला गली ने। हाथ पांव बांध दिए। अब एक दिन सचमुच ही खदेड़ दिया जाएगा। लोग सफ़ेद संगमरमरी कमोडों को शौक से धो रहे हैं। साबुन फिनाइल डालकर प्लास्टिक के ब्रशों से रगड़ रहे हैं। नहीं बहती तो हाथ और झावे से रगड़ने से भी गुरेज नहीं। हाय कमोड रुकने पर मुंशी जी कपड़े उतार कर खाली अंडरवियर पहने सेप्टिक टैंक में उतर गए। अपना काम दूसरा कौन करने आएगा? छन्नू चीख कर रज्जो से बोली, गली की ओर से दरवाज़ा बंद कर ले। उसका वजूद औंध गया। धंधा अंग्रेजी संडासों में बह गया। देह लस्त पस्त बीमारी लगी है शरीर में। सिर दर्द से परेशान है। मगज में कोई रसौली सी लौकती है। कभी बीमार न होने वाली छन्नू खटिया पर पड़े पड़े अपनी फड़फड़ाती रूह उदासी के हवाले कर दी। मगर सपने हैं कि पीछा नहीं छोड़ रहे।
झपकी सी लगी थी। आँखों के आगे डलिया ही डलिया, खपरे और झाड़ू, इस सब के सिवा जीवन में जैसे कुछ हो ही नहीं। अम्मा रज्जो के पास आ गई। दवाई लाई है रज्जो। अपनी बाह के सहारे माँ को उठाया, पानी के साथ गोली खिला दी। सिर दबाने लगी। दबाते दबाते मुस्करा पड़ी। अब सिर क्यों दुखता है अम्मा? बोझ तो उतर गया। कितना अच्छा हुआ। अब तो हमें मैला साफ करने कोई नहीं बुलाएगा। कितना अच्छा हुआ ना। छन्नो तय नहीं कर पा रही थी कि बेटी की मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कराए या मुंह फेर ले। तो अभी आप सुन रहे थे मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी छुटकारा। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।